हेलो छात्रों, दोस्तों, मित्रों, बच्चों, एक बार पुनः आपका अभिवादन। सभी को नमस्कार, नमो नमः और नमन। आज हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं विषय संस्कृत का एक नया बिंदु लेकर के, नया प्रकरण लेकर के और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के, प्रकरण लेकर के, जिसका नाम है छंदो ज्ञानम, छंद का ज्ञान। तो छंदो ज्ञानम जो बिंदु है, टॉपिक है, यह है कक्षा 11 व 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे ऊपर जो स्नातक स्तर है या स्नातकोत्तर स्तर है उसमें ये आवश्यक बिंदु है। और हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके सामने फिर इस बिंदु को लेकर के इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप के समक्ष जो भी वीडियो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो भी चर्चाएं की जा रही हैं, आप उनका बहुत अच्छी तरीके से उनको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसमें से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप यदि सीखते हैं हमारे छोटे से प्रयास से तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो देखिए दोस्तों, छंद, जैसा कि हमने आपके समक्ष सबसे प्रथम जो वीडियो था संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसमें इस बिंदु पर थोड़ी सी चर्चा की थी, क्योंकि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग का परिचय आपको दिया गया था। और वेदांग के अंतर्गत जो वेदांग है, एक वेदांग के रूप में छंद की भी गणना की जाती है। वहाँ पर हमने आपको छंद की चर्चा की थी। तो छंद क्यों आवश्यक है ये हमने वहाँ समझाया था, फिर भी एक बार पुनः समझ लें, क्योंकि हमारा जो वैदिक साहित्य है वह पूर्ण रूप से पदबद्ध है, छंदबद्ध है, या कह सकते हैं कि वह गेय है। इसलिए वहाँ पर उसके अंतर्गत कौन कौन से छंद हैं या उसकी छंद विधान को जानने के लिए छंदों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी के अंतर्गत हम आज छंद जो बिंदु है, प्रकरण है, उसके विषय में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले छंद की हम परिभाषा देखते हैं कि छंद की क्या परिभाषा दी गई है। यास्क जी ने, निरुक्तकार जो यास्क हैं, उन्होंने इस छंद शब्द की व्युत्पत्ति की है। क्या? छंदः छादनात्, छंदासी छादनात् वा। ये दो परिभाषा है, समान है, पर्यायवाची के रूप में है। अर्थ क्या है कि छादनात्, कि जो छंद है वो काव्य को या रचना को क्या कर लेता है? आच्छादित कर लेता है, पूर्ण रूप से ढक लेता है। इसलिए उस छंद को उसको क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। अर्थात छंदासी छादनात्, अर्थात आच्छादन करने के कारण ही इसे छंद के नाम से अभिहित किया गया है। तो एक छोटी सी परिभाषा है यश के द्वारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और आती है, क्योंकि छंद एक वैदिक उपक्रम है, अर्थात वेदांगों के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। तो वहां पर छंद को वेदों का पैर कहा गया है, अर्थात चरण कहा गया है। जैसे कि ये परिभाषा है, छंद है पादौ तु वेदस्य, अर्थात जो छंद हैं वो वेद के क्या हैं? पाद हैं, पैर हैं। अर्थात वेदों में छंदों की कितनी महत्ता है, इसका जो वर्णन है इस उक्ति के द्वारा किया गया है। तो दो बातें हो गई, छंद की परिभाषा और छंद की महत्ता। अब हम आगे चलते हैं कि जो छंद शास्त्र है, इसके विभिन्न विद्वानों ने अनेकों नाम बताए हैं, अनेकों नामों से इसको पुकारा है, अभिहित किया है। जैसे छंद शास्त्र के जो अन्य नाम हैं वो हैं छंदो विचितिः, छंदो अनुशासनम, छंदो विवृति। इस प्रकार छंद को या छंद शास्त्र को इन अन्य नामों के द्वारा भी जाना जाता है। तत्पश्चात हम जब आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि छंद से संबंधित कोई ग्रंथ हमारे साहित्य में है अथवा नहीं है, तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे आपको कि छंद शास्त्र का जो उपलब्ध ग्रंथ है वो एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है जिसका नाम है छंद शास्त्रम। जिसका नाम क्या है? छंद शास्त्रम। चूंकि और जो इसके प्रणेता हैं
जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल जी ने एक ग्रंथ लिखा छंद के ऊपर जिसका नाम है छंद शास्त्र। इस छंद शास्त्र में वैदिक और लौकिक छंदों का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है और इनका विवरण दिया गया है, व्याख्या की गई है कि वैदिक छंद कौन कौन से हैं और लौकिक छंद कौन कौन से हैं। दोनों की ही परिभाषाएं और उनकी जो लक्षण है और उदाहरण, इन सब की चर्चा इस छंद शास्त्र नामक आचार्य पिंगल द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ में की गई है। तो इस प्रकार हमने छंद की परिभाषा देखी, छंद की महत्ता देखी, वेदों में छंद की क्या महत्ता है, और छंद शास्त्र के जो अन्य बहुत सारे नाम हैं उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। इसके पश्चात छंद शास्त्र का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके बारे में आपको बताया। अब आगे चलते हैं। छंद भेद, छंद की परिभाषा के बाद क्या आता है? छंदों के भेद, अर्थात छंद के भेद कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि छंद को जो भेद है वे इस प्रकार हैं कि लौकिक छंदों के दो भेद होते हैं। अपने जो लौकिक छंद हैं वो दो प्रकार के हैं। वैदिक छंद हैं जो अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन लौकिक छंद दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण छंद अर्थात वृत्तम वा, वर्ण छंद या वृत्त और वर्ण छंद एक ही चीज है और इसी को ही क्या कहा जाता है? वार्णिक छंद कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? वार्णिक छंद कहा जाता है, वर्ण छंद को ही या वृत्तम को। और दूसरा भेद है अपना मात्रिक छंद जाति वा, मात्रिक छंद जिसे जाति भी कहते हैं और ये मात्रिक छंद है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक होगा कि वर्ण छंद अर्थात जो वार्णिक छंद है, इस छंद में वर्णों की गणना होती है। वर्ण का मतलब वर्णम वृत्तम अक्षरम संख्यातम, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्याओं की गणना होती है अर्थात वर्णों की गणना होती है उसे हम वृत्तम कहते हैं या वार्णिक छंद कहते हैं। और जो मात्रिक है जातिर मात्रा कृता भवेत, अर्थात जो जाति छंद है अर्थात मात्रिक छंद है उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, ये थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं कि वर्ण वो होते हैं, अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है अर्थात जो क्षरण रहित हो अर्थात जिसका क्षय ना हो सके उसे ही अक्षर कहा जाता है। और व्याकरण शास्त्र में अक्षर वह कहलाता है या वर्ण वह कहलाता है जो व्यंजन स्वर से युक्त होता है उसी को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और स्वर या उस व्यंजन को जिसमें स्वर हो उसी को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तो ये आपको बताया। और मात्रा क्या होती है? जब वर्णों के उच्चारण जो काल होता है, जितना समय हम लेते हैं उस काल को मात्रा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो छंद है, दो प्रकार के छंद हैं। आगे हम चलते हैं। इसके पश्चात आता है, अच्छा मात्राएं जो तीन प्रकार की होती हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। ह्रस्व दीर्घः प्लुतः, ह्रस्व दीर्घः प्लुतः, अर्थात जहां पर एक जिस वर्ण के उच्चारण में एक इकाई का समय लगे वो ह्रस्व वर्ण होता है और जिसमें 2 इकाई का समय लगे अर्थात दुगना समय लगे ह्रस्व से वह दीर्घ मात्रा होती है। और जिसमें तिगुना समय अर्थात ह्रस्व इकाई से 3 गुना समय लगे जिसके उच्चारण काल में वह प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व और दीर्घ से तो हम लगभग परिचित हैं। तो यहां पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा ह्रस्व और दीर्घ क्या है। ह्रस्व अर्थात ह्रस्व का मतलब एक इकाई का जिसमें समय लग रहा है वह ह्रस्व होता है। जैसे ए, ई, उ और री और लिरी, ये जो वर्ण है वो ह्रस्व हैं। इनको उच्चारण काल में एक इकाई का समय लगता है इसलिए ह्रस्व वर्ण है। और इसके पश्चात दीर्घ, दीर्घ का मतलब जिसको बोलने में दोगुना समय लगे, जैसे आ, ई, उ। और इसी प्रकार प्लुत, प्लुत में प्लुत को यहां पर इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे हमने लिखा आ, तो इस प्रकार से ये प्लुत हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, छंद पर वापस आते हैं। पादः,
छंद के लिए जो आवश्यक चीज है वो क्या है? पाद है। पादे का मतलब होता है चरण। पादे माने चरण। तो यह यहाँ पर यह जानना आवश्यक होता है कि एक छंद में 4 पाद या 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। तो और इसकी जो परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, गेयः पादः चतुर्थांश है, अर्थात गेय माने समझना चाहिए, पादे माने पाद, चतुर्थांशः किसी भी छंद के चौथे अंश को क्या समझना चाहिए? पाद या चरण समझना चाहिए। तो 4 अंश हैं तो इसका मतलब कितने चरण होंगे उसमें? 4। तो इस प्रकार से पाद की इसमें आवश्यकता या महत्वपूर्ण होता है छंद में, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और विस्तृत रूप में समझते हैं कि छंदों के लिए या छंद शास्त्र में किसकी आवश्यकता होती है। यानी अभी हमने देखा कि जो मात्राएं होती हैं वो तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होती हैं, किंतु छंद शास्त्र में जो वर्णों की गणना की जाती है वो लघु और दीर्घ के हिसाब से की जाती है। छंद शास्त्र में वर्णों की जो गणना है वो लघु और दीर्घ के हिसाब से की जाती है, अर्थात वहां वर्णों को हम केवल 2 ही भागों में बांटते हैं, लघु अथवा दीर्घ। लघु का मतलब जो लघु वर्ण हो, और उस लघु वर्ण का जो चिन्ह वहां प्रदर्शित किया जाता है या दर्शित किया जाता है छंद शास्त्र में, उसको लघु वर्ण को आई अर्थात एक डंडे के माध्यम से इसको इंगित किया जाता है। और जो दीर्घ वर्ण है उस दीर्घ वर्ण को ऐश के माध्यम से, या कह सकते हैं अवग्रह, अवग्रह जो वर्ण होता है या अंग्रेजी में एस के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से छंद शास्त्र में इन वर्णों की गणना की जाती है। यहाँ पर 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या कि एक तो जब हम छंद में, किसी भी छंद में जब वर्णों की गणना करते हैं या चिन्ह लगाते हैं, तो वहाँ पर हमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि जो अर्ध अक्षर है उस अर्ध अक्षर को अगले वाले वर्ण में संयुक्त करके उसे हम दीर्घ मान लेते हैं। यानी अर्ध अक्षर कहीं भी है छंद के किसी भी चरण में, तो उस अर्ध अक्षर को अग्रिम वर्ण में, उससे पहले वाले वर्ण में संयुक्त करके उस वर्ण को दीर्घ मान लिया जाता है। यदि किसी भी छंद के प्रारंभ में ही, किसी भी चरण के मतलब पहले ही चरण के यदि प्रारंभ में कोई अर्ध अक्षर है तो उसकी गणना कहीं भी नहीं की जाएगी। इसके अलावा एक बात और है कि अंतिम वर्ण यदि लघु है किंतु छंद के लक्षण के अनुसार हमें दीर्घ की आवश्यकता है, तो छंद के लक्षण के अनुसार हम अंतिम वर्ण को लघु या दीर्घ में मान लेते हैं, अर्थात उसकी गणना कर लेते हैं। यानी छंद के लक्षण की आवश्यकता के अनुसार हम उस छंद के जो अंतिम वर्ण है उसकी गणना कर लेते हैं, लघु या दीर्घ मान लेते हैं। ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हुए हम आपको अब छंद का जो एक सूत्र है, या कह सकते हैं कि गण का मतलब होता है समूह, और छंद शास्त्र के अंतर्गत गण से तात्पर्य है 3 वर्णों का समूह। छंद शास्त्र में गण से तात्पर्य है 3 वर्णों का समूह। तो देखिए, तो हमारे छंद शास्त्र में गण होते हैं, और गण होने के कारण ही अपन छंद शास्त्र को बहुत भली अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, संस्कृत में या छंद शास्त्र में एक गण विधायक सूत्र है। क्या है? गण विधायक सूत्रम, अर्थात गणों का, अर्थात इन समूहों का विधान करने वाला, नियम देने वाला एक सूत्र है। और वह क्या है? या माता
राज भान सलगा। इसको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं समझता हूं आपका जो छंद साथ संबंधी बिंदु है यह पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे अपन इसका तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है, थोड़ा हम इस पर ध्यान देंगे। यह आता राजभान सलगा, इसमें जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों के हिसाब से गणों का नामकरण किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया गण, गण का मतलब समूह, और समूह भी कितना, 3 वर्णों का समूह। अपने संस्कृत छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तो देखिए कैसे कैसे है ये। जैसे हमने पहला वर्ण लिया, कौन सा समूह बन गया, या, ये तो य, और इसके साथ गण, तो कौन सा गण बन गया ये, यगण। यानी प्रत्येक वर्ण को लेना है और उसके साथ गण शब्द मिलाना है तो वह उसी समूह का गण बन जाएगा। तो हमने ये लिया, ये से क्या बन गया, यगण। मैं से क्या बना, मगण। तय से क्या बना, तगण। उसके बाद क्या है, रे से क्या बना, रगण। उसके बाद है आपका ज से जगण, भय से भगण, और न से नगण, शय से सगण। अब चूंकि कई बार ये प्रश्न उपस्थित होता है कि सर ये गण सगण तक ही बना, लगण और गगण क्यों नहीं बने। वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि जब हम इन 3 इसमें से भी जब हम समूह बनाएंगे तो हमारा जो समूह बनेगा, यगण जो है यहाँ से यहाँ तक बनेगा 3 वर्णों का समूह, मगण जो है यहाँ से यहाँ तक बनेगा 3 वर्णों का समूह, तगण जो है यहाँ से यहाँ तक बनेगा 3 वर्णों का समूह, रगण जो है यहाँ से यहाँ तक 3 वर्णों का समूह। क्योंकि जो गण होता है वो 3 वर्णों का समूह होता है, बार बार आपको बताया। जगण जो है यहाँ से यहाँ तक, और भगण जो है यहाँ से यहाँ तक, नगण जो है यहाँ से यहाँ तक, और जो सगण है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी अंतिम वर्ण तक बनेगा। अब इसके बाद यदि हम लगण बनाए तो इसमें तीसरा वर्ण नहीं है, और जब तीसरा वर्ण नहीं है तो 3 वर्णों का समूह कैसे बनेगा। तो इसलिए इसमें कितने गण होते हैं, 8 गण होते हैं। ले का मतलब होता है लघु और गे का मतलब होता है गुरु। तो हमने जैसा आपको बताया कि अब हम इसमें गण चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गण चिन्ह। जैसा कि आपको बताया गया था, गण चिन्ह अर्थात लघु और गुरु। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो गण चिन्ह होते हैं उनको इस प्रकार से माना जाता है, लघु को आई के रूप में, अंग्रेजी के आई के रूप में या एक के रूप में, और गुरु को एस के रूप में या अवग्रह के रूप में माना जाता है। तो ये गण चिन्ह है हमारे। तो हम अब इसमें गण चिन्ह लगाएंगे तो देखेंगे इस पे गण चिन्ह क्या आएगा, आई यानी सीधा लंबा डंडा, और इस पर जो गण चिन्ह है क्योंकि ये दीर्घ है तो इस पर अवग्रह, ये भी दीर्घ है अवग्रह, ये भी दीर्घ है अवग्रह, ये लघु है इसलिए एक डंडा, ये दीर्घ है अवग्रह, ये एक डंडा, इधर एक डंडा यानी लघु, ये भी लघु, और ये गा वैसे तो दीर्घ है ही, इसके अलावा इसमें विसर्ग भी लगा हुआ है। तो विसर्ग हो, हलंत का वर्ण हो, वो सभी अपने से पूर्व वाले वर्ण में जुड़कर उसको दीर्घ कर देते हैं, तो इसलिए ये भी दीर्घ हो गया। ठीक है जी। तो जैसा कि आपको बताया ये 8 गण है, और इसके अलावा जो ले का मतलब है लघु और गे का मतलब है गुरु। ठीक है जी। तो अब हमने ये 8 गण आपके समक्ष लिखे हुए हैं। अब इन 8 गणों में कौन कौन सी मात्राएं किस प्रकार से आएंगी वो हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें गण चिन्ह लगा दिए हैं। तो जैसे ये गण है कौन सा, यगण, ये इनसे मिलके बना, तो इसके अंतर्गत यमाता, यगण का मतलब यमाता, तो यगण में इस प्रकार के गण चिन्ह आएंगे। क्या, ISS। उसी प्रकार मगण को देखिए, मगण का जो अपना निर्माण है वो यहां से यहां तक होगा। अब इसमें मा ता रा,
तो मात्रा के अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं? एस एस एस, अर्थात इसके अंतर्गत तीनों वर्ण कैसे होते हैं? गुरु होते हैं। किसमें? मगण में। ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि कस्मिन् गणे त्रयवर्णः गुरुवः भवन्ति। तो देखिए इसमें मगण में होते हैं। इसके बाद चलते हैं तगण। तगण में आप देखिएगा ताराज, अर्थात अवग्रह अवग्रह एक डंडा, एस एस आई। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं रा। रा पे चलते हैं राजभा, अर्थात एस आई एस, एस आई एस। इसके बाद चलते हैं जगण, जभान, आई एस आई। ये ISI आतंकवादी संगठन नहीं है, ये हमारा गण है। ठीक है, तो इसको आप समझ लें। इसके बाद चलते हैं अपन जगण के बाद भगण। भगण का मतलब है भानस, भानस का मतलब SII। ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका नगण, तो नसल, नसल का मतलब III। यह वह गण है जिसके तीनों वर्ण लघु होते हैं। जो नगण है इसके जो तीनों वर्ण हैं वो क्या होते हैं भैया? लघु। तीनों वर्ण लघु होते हैं। ठीक है जी। ये भी प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा गण है जो गुरु जिसके तीनों वर्ण गुरु होते हैं, और कौन सा गण है जिसके तीनों वर्ण लघु होते हैं? इसके बाद बचता अपना सगण, यानी सलगा, अर्थात IIS। इस प्रकार से ये हमारा जो गण विधायक सूत्र था उसमें हमने गण चिन्ह लगाए, और गण चिन्ह लगा करके ये इनके गण बना करके हमने इसमें आने वाले जो लघु गुरु हैं या जो मात्रा हैं उनका निर्देशन या निदर्शन यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार से जो छंद ज्ञान आज का हमारा टॉपिक था, बिंदु था, उसमें आज जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उसकी परिभाषा, उसका ग्रंथ, उसके क्या क्या नाम हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी है, क्या महत्व है छंद का, ये सब बातें। और महत्वपूर्ण अंतिम जो महत्वपूर्ण चीज़ थी गण विधायक सूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा अपन बार बार देखेंगे, समझेंगे। नहीं आएगा तो फिर हम दोबारा भी आपको समझाएंगे। तो आज हमने एक सामान्य जानकारी छंदों के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रेषित की है। हम उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और कोई त्रुटि आपको लगती है या कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें अवगत कराएंगे। और इसके पश्चात हम अगले वीडियो में जो महत्वपूर्ण छंद हैं उनके विषय में गण चिन्ह लगाकर छंद की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण सहित आपको प्रत्येक छंद को समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में छंदों की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण के साथ। नमस्कार, नमो नमः।